हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ वंश एंड यू आर वाचिंग एलएलबी स्टडी यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है एक्शनेबल क्लेम। सो जो एक्शनेबल क्लेम है वो सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में डिफाइन किया गया है। तो बेयर एक्ट में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी टिपिकल है, इसलिए हम बेयर एक्ट पे जाने से पहले इसको जनरली डिस्कस कर लेते हैं। फिर जब हम बेयर एक्ट पे जाएंगे तब जो ये टॉपिक है ये काफ़ी अच्छे से हमको समझ आएगा। सो इन जनरल मीनिंग एक्शनेबल क्लेम एक ऐसा क्लेम होता है या फिर एक ऐसा डेट होता है जिसकी रिकवरी के लिए कोई पर्सन कोर्ट में जा सकता है। मतलब नाम से ही पता चल रहा है हमको कि कोई क्लेम है एंड उसके लिए एक्शन ब्रॉट करना। तो एक्शनेबल क्लेम वो क्लेम जिसके लिए कोई पर्सन कोर्ट में जा सकता है। एक्शनेबल क्लेम में दो चीज़ें आती हैं। फर्स्ट तो कोई अनसिक्योर्ड डेट, दूसरा कोई इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है। ये दोनों पॉइंट अगर आपने समझ लिए तो आपका ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो पहले हम आते हैं फर्स्ट पॉइंट पे जो कि अनसिक्योर्ड डेट। अनसिक्योर्ड डेट जो होता है वो एक एक्शनेबल क्लेम होता है। देखिए दो तरीके के डेट्स होते हैं, मतलब टू टाइप्स हैं डेट के। फर्स्ट इज सिक्योर्ड डेट एंड सेकंड इज अनसिक्योर्ड डेट। सिक्योर्ड डेट वो जहां आप किसी से लोन ले रहे हैं तो उस लोन लेते वक्त आप बदले में कोई सिक्योरिटी रखवाएं, जैसे कि कोई कार या फिर कोई ज्वेलरी या फिर कोई लैंड, तो वो एक सिक्योर्ड डेट होगा। वहीं अनसिक्योर्ड डेट वो होता है जहाँ पे आप लोन लेते वक्त कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाते। तो इन दोनों डेट्स में से जो अनसिक्योर्ड डेट होता है वो एक एक्शनेबल क्लेम होता है। इलस्ट्रेशन देखिए, अच्छे से समझ आएगा। ए जो है बी के पास जाता है एंड बी से कहता है कि मुझे 10,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। वहाँ बी ए को 10,000 रुपीज़ दे देता है एंड वहाँ बी जो है ए से कोई सिक्योरिटी नहीं रखवाता। अब यहाँ बी का जो क्लेम है वो एक एक्शनेबल क्लेम है। मतलब अगर ए डिफ़ॉल्ट करता है पेमेंट में, जो ए ने 10,000 रुपीज़ बोरो करे हैं बी से, अगर वो नहीं देता तो बी जो है ए के खिलाफ एक्शन ब्रॉट कर सकता है कोर्ट में। तो ये समझ आया हमको, एक अनसिक्योर्ड डेट जो होता है वो एक एक्शनेबल क्लेम होता है। वहीं जो सिक्योर्ड डेट होता है वो एक एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। मतलब लोन लेते वक्त जब सिक्योरिटी रखवाई जाती है तो सामने वाला पर्सन जो सिक्योरिटी रख रहा है, जिसने लोन दिया है, अब उसके पास सिक्योरिटी है, वो पर्सन एक्शन ब्रॉट नहीं कर सकता कोर्ट में। जो सिक्योर्ड डेट होता है उसके दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वो जो सिक्योर्ड होता है बाय मॉर्गेज, दूसरा वो जो सिक्योर्ड होता है बाय प्लेज और हाइपोथिकेशन। सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज मतलब कि कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखना एज ए सिक्योरिटी। इलस्ट्रेशन देखिए, ए जो है बी के पास जाता है एंड बी को बोलता है कि मुझे 10 लाख रुपीज़ की ज़रूरत है। वहाँ बी ए से कहता है कि कुछ सिक्योरिटी के तौर पर आप रखिए। तो वहाँ ए अपना जो हाउस है वो बी को गिरवी रख देता है, मतलब मॉर्गेज कर देता है। एंड वो जो हाउस ए ने गिरवी रखा है उसकी वैल्यू भी अप्रोक्सीमेटली 10 लाख की होती है। तो यहाँ बी के पास ए का हाउस है एज ए सिक्योरिटी, उसने 10 लाख रुपीज़ तो दे दिए एंड ए जो है अगर उसके 10 लाख रुपीज़ नहीं भी देता तो जो बी है उसका हाउस सेल करके भी वो उन पैसों को रिकवर कर सकता है। बट यहाँ जो बी है वो अपने क्लेम के लिए, मतलब जो उसकी मनी है 10 लाख रुपीज़ जो उसका क्लेम है, उसकी रिकवरी के लिए वो कोर्ट में नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? बिकॉज बी के पास वहाँ पर ए का हाउस है एंड अगर ए डिफ़ॉल्ट भी करता है पेमेंट में तो वहाँ से वो उस हाउस से अपनी मनी रिकवर कर लेगा, उसको ऑक्शन कर देगा, उसको बेच के 10 लाख रुपीज़ रिकवर कर सकता है। सो इसलिए यहाँ जो बी का क्लेम है वो एक्शनेबल क्लेम नहीं है। वो एक्शन इसलिए ब्रॉट नहीं कर सकता कोर्ट में क्योंकि जो उसका क्लेम है उसकी रिकवरी वो उस हाउस से ही कर सकता है जो उसके पास सिक्योर्ड है, तो उसको कोर्ट में जाने की ज़रूरत ही नहीं है। एंड बेयर एक्ट भी यही बात कहता है कि जो डेट सिक्योर्ड होता है बाय मॉर्गेज और बाय प्लेज, वो जो डेट होता है एक एक्शनेबल क्लेम नहीं होता। वहीं अगर कोई अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रखता है, मतलब प्लेज करता है उस प्रॉपर्टी का, मतलब एक्स जो है वाई के पास जाता है एंड वो वाई से कहता है कि मुझे 5,000 रुपीज़ की ज़रूरत है। वाई का कहता है अपनी कोई सिक्योरिटी रखवाओ। एक्स वहाँ पर अपने जो सोने की चैन है वो वाई को सिक्योरिटी के तौर पर रखवा देता है। वो जो सोने की चैन है वो मूवेबल प्रॉपर्टी है, तो यहाँ प्लेज हो गया एंड ये भी एक सिक्योर्ड डेट है। सो यहाँ जो वाई का क्लेम है वो भी एक एक्शनेबल क्लेम नहीं है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका समझ आया हमको। सेकंड पॉइंट कहता है कि एनी इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन ऑफ क्लेमेंट, मतलब कोई ऐसा इंटरेस्ट मूवेबल प्रॉपर्टी में जो कि क्लेमेंट के पोजीशन में नहीं है। फॉर एग्जांपल ए जो है एग्री हो जाता है कि वो बी को 100 बेल्स ऑफ कॉटन डिलीवर करेगा ऑन ए फ्यूचर डेट। तो यहाँ ए एंड बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया एंड बी का यहाँ पर उन कॉटन बेल्स में बेनिफिशियल इंटरेस्ट बन गया, एक इंटरेस्ट बन गया उस इमूवेबल प्रॉपर्टी में। उस क्लेमेंट का मतलब कि बी का एक इंटरेस्ट बन गया जो कि उसके पोजीशन में नहीं है, मतलब कॉटन बेल्स अभी उसके पोजीशन में नहीं है। एंड ये जो इंटरेस्ट बना उन गुड्स में, उन कॉटन बेल्स में, ये इंटरेस्ट जो बी का एक एक्शनेबल क्लेम है। यहाँ बी कोई एक्शन ब्रॉट कर सकता है अगर ए जो है डिफ़ॉल्ट करता है डिलीवरी में। तो ये दोनों पॉइंट्स हमने स्टडी करे। अब हम आते हैं इसकी बेयर एक्ट लैंग्वेज पर।
बेयर एक्ट कहता है कि एक्शनेबल क्लेम मीन्स ए क्लेम टू एनी डेट अदर देन ए डेट सिक्योर्ड बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये कहता है कि एक्शनेबल क्लेम हर डेट को बोलते हैं, पर उस डेट को छोड़कर जो कि सिक्योर्ड है बाय मॉर्गेज ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी या फिर बाय हाइपोथिकेशन और प्लेज ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ये बात अभी हमने डिस्कस करी कि जो डेट सिक्योर्ड होता है बाय मॉर्गेज और बाय प्लेज वो एक एक्शनेबल क्लेम नहीं होता, वहीं जो इसके अलावा जो डेट है वो एक एक्शनेबल क्लेम होते हैं, मतलब कि जो अनसिक्योर्ड डेट है। अब यहाँ मूवेबल प्रॉपर्टी के बाद कोमा लगा हुआ है, तो मतलब इसके बाद जो भी चीज़ आएगी वो एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड होगी। और टू एनी बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन मूवेबल प्रॉपर्टी नॉट इन पोजेशन आइदर एक्चुअल और कंस्ट्रक्टिव ऑफ द क्लेमेंट, मतलब उसको भी एक्शनेबल क्लेम बोलेंगे जहाँ क्लेमेंट का बेनिफिशियल इंटरेस्ट है किसी मूवेबल प्रॉपर्टी में, पर उसके वो उस क्लेमेंट के वो जो मूवेबल प्रॉपर्टी और पोजेशन में नहीं है, ना ही एक्चुअल पोजेशन में है ना ही कंस्ट्रक्टिव पोजेशन में है। एक्चुअल पोजेशन मतलब कि फिजिकल पोजेशन होना उस चीज़ का, एंड कंस्ट्रक्टिव पोजेशन मतलब कि फिजिकल पोजेशन तो नहीं है पर वो हमारे पास ही हमारे पोजेशन में ही है वो, तो ना ही एक्चुअल पोजेशन है ना ही कंस्ट्रक्टिव पोजेशन है उस क्लेमेंट का। उसके बाद विच द सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज एज अफोर्डिंग ग्राउंड फॉर रिलीफ वेदर सच डेट और बेनिफिशियल इंटरेस्ट बी एग्जिस्टेंस अक्यूरिंग कंडीशनल और कंटेंजेंट, मतलब कि एक्शनेबल क्लेम किसी डेट को बोलते हैं, किसी बेनिफिशियल इंटरेस्ट को बोलते हैं मूवेबल प्रॉपर्टी में, पर उसके बाद भी उसको एक्शनेबल क्लेम तभी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जब उसको सिविल कोर्ट रिकॉग्नाइज करेगी कि इस केस में ग्राउंड्स हैं रिलीफ के लिए, फिर चाहे वो डेट या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट एग्जिस्टेंट हो, मतलब एट प्रेजेंट एग्जिस्टेंस में हो, एट प्रेजेंट ड्यू हो। दूसरा एक्यूरिंग हो, मतलब हो तो वो प्रेजेंट का डेट पर उसकी जो पेमेंट है फ्यूचर में करनी हो। तीसरा कंडीशनल हो, मतलब जो एक कंडीशन पर डिपेंड करे, जो एक स्पेसिफाइड थिंग होने पर डिपेंड करे। या फिर फोर्थ कंटिंजेंट हो, मतलब कि जो कि पेएबल हो ऑन सर्टेन कॉन्टीजेंसी, मतलब एक अनसर्टेन इवेंट पर। तो चारों ही डेट या फिर बेनिफिशियल इंटरेस्ट एक्शनेबल क्लेम में इंक्लूड होंगे। तो ये हमने डायरेक्ट लैंग्वेज भी देख ली इसकी। इसके बाद एक चीज़ रहेगी कि जो हमने प्लेज और हाइपोथिकेशन पढ़ा, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए इनमें एक मेजर डिफरेंस है कि जो वो प्रॉपर्टी होती है प्लेज के केस में तो लेंडर के पास रहती है, मतलब जो वो लोन देता है, पर हाइपोथिकेशन के केस में वो जो प्रॉपर्टी है वो बोरोवर के पास रहती है। एक सही सा एग्जांपल देखते हैं हम इसमें। जैसे कि आपको कोई लोन चाहिए तो आप क्या करेंगे, लेंडर के पास जाएंगे, मतलब जो लोन देता है, फिर बैंक के पास जाएंगे, वहाँ अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब या फिर सोने की चैन या फिर कोई घड़ी उनको दे आएंगे एंड बदले में आप उनसे लोन ले आएंगे। तो ये प्लेज का केस है। एंड यहाँ जो वो मूवेबल प्रॉपर्टी है जिसको रखवा के आपने लोन लिया है वो उसके पास है जिसने आपको लोन दिया है। वहीं हाइपोथिकेशन के केस में क्या है कि सपोज आपको कोई कार चाहिए एंड उसके बदले आप बैंक से जाके 5 लाख रुपीज़ का लोन ले लेते हैं। अब आपने लोन तो ले लिया पर वो जो कार है उसको यूज़ कौन करेगा, उसको यूज़ आप ही करेंगे, बैंक वाले तो करेंगे नहीं। मतलब आप बोरोवर हैं एंड आप उस मूवेबल प्रॉपर्टी का यूज़ कर रहे हैं, तो ये है हाइपोथिकेशन का केस। इसके अलावा वन मोर थिंग कि क्या चीज़ एक्शनेबल क्लेम में आती है एंड क्या चीज़ नहीं आती। जो क्लेम होता है अंडर इंश्योरेंस पॉलिसी वो एक्शनेबल क्लेम में आता है। जो शेयर होता है पार्टनरशिप में वो भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है। जो रेंट अरियर्स होते हैं, मतलब जो बकाया होता है रेंट, उसके खिलाफ भी आप एक्शन ले सकते हैं, एक्शनेबल क्लेम में आता है। जो अर्नेस्ट मनी का जो क्लेम होता है वो भी एक्शनेबल क्लेम के अंदर आता है। अर्नेस्ट मनी क्या होती है, जो टोकन मनी होती है, मतलब आपको कोई अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी बाय करनी है, आपको कोई हाउस बाय करना है तो आपको कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाना पड़ेगा। मतलब अगर आपको 50 लाख का घर लेना है तो आपको अप्रोक्सीमेटली 5 लाख रुपए एज ए सिक्योरिटी देना पड़ेगा, तो उसी को अर्नेस्ट मनी बोलते हैं। तो बाद में अगर उस हाउस के जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें डिफेक्ट है तो हम अर्नेस्ट मनी को क्लेम कर सकते हैं। और कई चीज़ें हैं जो एक्शनेबल क्लेम में नहीं आती, जो कि होता है राइट टू रिकवर डैमेजेस, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डैमेजेस होती हैं वो। दूसरा कोई मैंने प्रॉफिट, मतलब जो दूसरा पर्सन किसी और की प्रॉपर्टी में से प्रॉफिट्स गेन कर लेता है तो वो भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। थर्ड जो कॉपीराइट होता है वो भी एक्शनेबल क्लेम नहीं है। सो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए LLB स्टडी यूट्यूब चैनल को और भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। सो दैट वाज इट, हैव अ नाइस डे।